नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स एक नए चैप्टर की। और वो चैप्टर है बहुत ही शानदार डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, चैप्टर संख्या 12 और 12वीं क्लास के लिए एनसीईआरटी सिलेबस में ये बहुत ही शानदार चैप्टर है, जिसमें से 6 मार्क्स का एक सवाल डायरेक्ट आता है और 26 से लेकर 30 जो नंबर के सवाल है उनमें एक सवाल 6 नंबर का आता है। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया थीम है, बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छी थीम, अच्छे गुणधर्म है और ऐसी ऐसी बातें आपको सीखने को मिलेगी जिससे आपके पीछे जितना भी आपने इंटीग्रल डिफरेंशिएशन जो भी पढ़ा है उसके बारे में भी आपको अच्छा ज्ञान वापस से हो जाएगा। एज ए रिविजन की तरह हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए, हमारा जो चैप्टर है वो 12th है, क्लास 12th के लिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी परिभाषा की अवकल समीकरण होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। ऐसा समीकरण जिसमें चर हो, स्वतंत्र चर बोले, स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर हो और स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकल गुणांक भी विद्यमान हो, तब हम इस प्रकार के समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। देखिए, आपको चित्र बता दूं मैं कि ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, कोमा आश्रित चर हो तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकल गुणांक विद्यमान। तो इस प्रकार के समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है डी स्क्वायर वाई, पहले सिंपल सा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 7 हो सकता है, या ये नहीं हो तो भी चलेगा, और 0 ऐसा भी हो सकता है। दूसरा डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। जरूरी इक्वल्स में 0 आए, इक्वल में कुछ और वैल्यू भी आ सकती है। इस तरह के होते हैं अवकल समीकरण। यहां स्वतंत्र चर है x, आश्रित चर है y
और स्वतंत्र चर x का या x के सापेक्ष आश्रित चर y के अवकल गुणांक, ये प्रथम कोटि का अवकल गुणांक है dy/dx, और ये d2y/dx² द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक कहलाता है। यहां पर x है वो स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट यहां पर वेरिएबल है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? इसलिए है कि यहां पर इस पोर्शन का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। आप जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका मान चेंज होगा, बदलेगा, परिवर्तित होगा। ऐसे यहां पर देखिए, यहां पर y डिपेंड कर रहा है x पर, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जाता है उस पर डिपेंड करता है जिसका डेरिवेटिव हो रहा है। यानी यहां x पर डिपेंड करता है y, नहीं कि x डिपेंड करता है y पर। तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उस पर डिपेंड करता है जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, और यहां पर भी y डिपेंड है x पर। इसलिए मैंने परिभाषा में लिखा है स्वतंत्र चर, आश्रित चर और स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकल गुणांक जब विद्यमान हो, जरूरी नहीं 2 कोटि का हो, 3 कोटि का हो, 1 कोटि का हो अवकल गुणांक, तो भी वह अवकल समीकरण कहलाता है, और 3, 4, 5 कोटि का हो तब भी वह अवकल समीकरण ही कहलाता है। समझ में आ गया? अब जो अवकल समीकरण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनरी सामान्य अवकल समीकरण, और दूसरा होता है हमारे पास में, दूसरा हमारे पास होता है पार्शियल, आंशिक जिसे बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल आंशिक अवकल समीकरण होता है, और ऑर्डिनरी जो साधारण अवकल समीकरण होता है उसको बोलते हैं। यानी अवकल समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है जो है साधारण अवकल समीकरण, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा होता है वो होता है आंशिक अवकल समीकरण। पार्शियल आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको सामान्य रूप से इसका परिचय दिया है कि अवकल समीकरण क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं इसकी कोटि, ऑर्डर,
अवकल समीकरण, ये लो पूरा लिख दूं, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? अवकल समीकरण की कोटि। अब हमारा तीसरा पॉइंट वो है कोटि, अवकल समीकरण की कोटि कैसे पता करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? अवकल समीकरण में आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष उच्चतम अवकलज को उस समीकरण की कोटि कहते हैं। वापस सुन लें कि अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम अवकलज को, 3 बार हुआ, 2 बार हुआ, 5 बार अवकलन होता है तो d की पावर 5 y अपॉन dx की पावर 5, तो यहां कोटि 5 हो गई। 2 बार अवकलन होता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, कोटि 2 हो गई। 3 बार होता है d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, तो यहां कोटि 3 हो गई। 1 बार अवकलन होता है dy बाई dx, तो कोटि 1 हो गई। यहां आश्रित चर कौन? y, स्वतंत्र कौन? x। स्वतंत्र चर के सापेक्ष जब किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर का उच्चतम अवकलज जो होता है वो उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है घात। और घात क्या है? पावर। पावर क्या होता है? किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर की स्वतंत्र चर के सापेक्ष उच्चतम अवकलज की जो घात होती है वो उस समीकरण की घात कहलाती है। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, यहां लिखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 3 प्लस 7x इज इक्वल 0। हाँ जी, समझ में आई बात? यहां पर इसकी यदि हम घात की बात करें, पहले कोटि और घात दोनों बताता हूं। इसकी कोटि जो आएगी, इसका ऑर्डर जो आएगा वो रहेगा स्टूडेंट्स 2। तो यहां देखिए, यहां आश्रित चर का उच्चतम अवकलज 2 बार है। आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष उच्चतम अवकलज ही उस समीकरण की कोटि कहलाती है। तो कोटि यहां पर 2 है, उच्चतम अवकलज 2 है। और अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कितनी घात है, उच्चतम अवकलज की कितनी घात है, वो उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो यहां उच्चतम अवकलज पे तो कोई घात नहीं है, कोई घात नहीं, इट मींस 1 घात है, तो अवकल समीकरण घात भी होगी 1। अब आप कहेंगे सर यहां पर तो 3 घात है। अरे भाई, ये इस समीकरण का उच्चतम अवकलज थोड़ी है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो उच्चतम अवकलज कौन हुआ? सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव यहां का उच्चतम अवकलज है, तो इसकी जो घात होगी वही अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो इस प्रकार 4 पॉइंट में क्लियर कर देता हूं वापस। हमारा चैप्टर है 12 डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर का नाम है। और हम इस चैप्टर में आज पढ़ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या, उसका स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है। ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकल गुणांक विद्यमान हो, इसको बोलते हैं अवकल गुणांक। समझ में आ गया ना? dy बाई dx होता है अवकल गुणांक। अवकल गुणांक विद्यमान हो तो इस प्रकार के समीकरण को अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया यहां पर 2। फिर मैंने आपको बताया कि कितने प्रकार के होते हैं अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी और पार्शियल। फिर आपको बताया गया कि कोटि क्या होती है। अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में आश्रित चर की स्वतंत्र चर के सापेक्ष उच्चतम जो अवकलज होता है उसको कोटि बोलते हैं, और उच्चतम अवकलज की घात कितनी है उसको उस अवकल समीकरण की घात कहा जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे 4 बिंदु क्लियर हुए। अब इसके आगे मैं आपको एक्सरसाइज लेकर और कुछ एग्जाम्पल लेकर
उसके बारे में बताता हूं, इनके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं, फिर हम आगे 12.1 पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर 2 एग्जाम्पल लिखता हूं, आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। एग्जाम्पल है मेरे पास 2, डी स्क्वायर बाय वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7y प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। दूसरा हमारे पास में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स जरा देखिए, मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं तो उसकी कोटि है उच्चतम अवकलज 2 बार हुआ है, तो कोटि होगी 2, डबल डेरिवेटिव है, और घात उच्चतम अवकलज की जो घात है वो कोई नहीं दिख रही, इट मींस 1, तो घात होगी 1। अब दूसरे एग्जांपल की बात करें तो दूसरे एग्जांपल में जो कोटि की बात करेंगे तो उच्चतम अवकलज यहां पर भी 2 ही, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पर भी जो डेरिवेटिव है, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव हुआ है वो 2 बार हुआ है, डेरिवेशन 2 बार हुआ है। तो यहां पर जो डिफरेंशिएशन की जो पावर, डिफरेंशिएशन होने के बाद जो डिफरेंशिएट हुआ है, जो डेरिवेटिव आया है, उसकी जो पावर है वो पावर कितनी 2 है, यानी यहाँ पर उच्चतम कोटि का अवकलज 2 है, यानी द्विघात जो द्विकोटि का अवकलज है, तो यहाँ पर जो कोटि है वो होगी 2। अब या घात की बात करें सर, घात 2 होगी या 5 होगी, 5 तो होगी भी नहीं, वैसे भी 2 भी नहीं होगी। कारण क्या हुआ, यहां घात परिभाषित नहीं है, द पावर इज नॉट डिफाइंड एट हियर, बिकॉज जिस आश्रित चर का, यानी जो अवकल गुणांक, ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात, अवकल गुणांक किसी भी स्वतंत्र चर की जगह काम में नहीं ले सकते। यदि किसी समीकरण में लिया गया है तो उसकी घात परिभाषित नहीं। क्या कारण है जरा देखिए, यहां अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स, तो अवकल गुणांक को साइन x के साथ काम में लेने का मीनिंग ये हो गया कि ये एक पूरा का पूरा स्वतंत्र चर की तरह काम कर रहा है, यानी ये साइन के साथ रखने पर ये कोण की तरह काम कर रहा है। कोण एक स्वतंत्र राशि है, उसका मान कुछ भी अपन रख सकते हैं, माइनस प्लस इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। तो यहां पर dy बाई डी एक्स एज एक स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक एक स्वतंत्र चर की तरह भी काम करता है या उसकी जगह भी यूज होता है, तो उस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होती है, यानी उसे वहां पर हम घात लिख देंगे अपरिभाषित है। तो यहां इसकी घात अपरिभाषित होगी। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको इसका जो संक्षिप्त परिचय दिया है। अब आप 12.1 एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि साहब, वहां पर सिर्फ ये देखना है कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, घात कितनी है, कोटि कितनी है, घात कितनी है, 2 ही काम यहाँ करने। और यहाँ पर सवाल पड़े हैं मेरे ख्याल से 8 सवाल पड़े, तो 8 सवाल में घात और कोटि आपको बतानी है, जो आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। आगे चलिए, अब आगे स्टूडेंट मैं आपको ले चलता हूं, हमारा एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज है 12.2। तो उसमें हमें अवकल समीकरण बनाने, अवकल समीकरण ज्ञात करने, हमें सामान्य फलन दिए हुए उनके हमें अवकल समीकरण निकाल कर बताने, अवकल समीकरण हमें ज्ञात करने हैं। तो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स 12.2 अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आइए मैं आपको एक बार अच्छी तरह समझाता हूं कि अवकल समीकरण
कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। 12.2 की बात चल रही है। पहला ही सवाल ले लेता हूं, और वो है स्टूडेंट्स हमारे पास y इक्वल ax प्लस बी बाई एक्स। समझ में आ गई। अवकल समीकरण ज्ञात करते वक्त कुछ बातों का ध्यान में रखना है। अब अवकलन तो हम एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 5 बार करें, कहां तक करना है ये तो सोचो। जिस समीकरण में जितने कांस्टेंट होते हैं, जितने कांस्टेंट गुणांक होते हैं, उतनी बार उसका अवकलन करना है। यहां पर 2 वेरिएबल है ए एंड बी, तो इसका 2 बार अवकलन करना है। इसके आगे वाले सवाल में एक ही अननोन वेरिएबल, एक ही कांस्टेंट वेरिएबल है ए, इसलिए उसका अवकलन एक ही बार करना है। समझ में आ गई। तो यहां इसका 2 बार अवकलन होगा। इसको मैंने समीकरण संख्या 1 नाम दे दिया। और अवकल समीकरण ज्ञात करने पर ये जो कांस्टेंट वेरिएबल है, यहां जो गुणांक बन रहा है, यहां पर भी गुणांक है इसका, इन गुणांकों का हमें विलोपन करना। ये गुणांक नहीं रहने चाहिए। चाहे कोई सी भी प्रक्रिया करो, किसी को किसी में घटाओ, किसी का प्रतिस्थापन करो, कोई भी आप प्रोसेस यूज करो, पर इन दोनों को रिमूव करना है, इनका विलोपन करना है। उसके बाद जो बचेगा वो आपका अवकल समीकरण कहलाएगा। यहां लिखूंगा मैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यह dy बाई डी एक्स इज इक्वल a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये b तो इसका कोफिशिएंट हो गया, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता ही। इसका हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लें तो लिख देंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर वो क्या होगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां ये कांस्टेंट बचा इसलिए गायब हो गया। इसका करेंगे तो माइ प्लस का 2b और बाई x की पावर 3 हो गया। ये समीकरण संख्या 2 डालता हूं मैं, और इसको देखिए समीकरण संख्या 3। आप चाहो तो समीकरण जो हमारा है 2 या 3 से b का मान ज्ञात कर सकते हो, इसमें रख सकते हो समीकरण 3 से b का मान। और दूसरा काम और सुनिए, आप समीकरण 2 को 1 से गुणा करके और समीकरण 1 में से घटाने पर ये भी कर सकते हैं। समीकरण 2 को 1 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, एक है हमारा y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, उसको गुणा करेंगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल ए एक्स और माइनस बी बाई एक्स। इन दोनों घटाएंगे तो निशान बदल गई, ये कट गया, ये आ गया हमारे पास y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 2b बाई एक्स। आ रहा समझ में।
आप इसमें समीकरण 3 से b का मान रखने पर या 2b का मान रख दें, तो y माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1/x और इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ लीजिए आराम से। यहां से 2b का मान निकाला तो एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब गुणा में चला गया और एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, जो मैंने 2b की जगह रख दिया। इससे ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा हमारे पास में एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चाहो तो इसको उठाकर इधर ला सकते हो, इनमें भाग लगा सकते हो, तो ये 1/x स्क्वायर बन जाएगा, ये 1/x की पावर क्यूब बन जाएगा। और ऐसा पड़ा रहे तो ऐसा भी आप रख सकते हैं। ये बन गया स्टूडेंट इसका अवकल समीकरण। समझ में आ गया। अवकल समीकरण ज्ञात करते वक्त उस दिए गए फलन का उतनी बार अवकलन करना है जितने उसमें चर होते हैं, जो मतलब वेरिएबल्स होते हैं, उतनी बार उसका अवकलन किया जाता है। आगे एक सवाल दूसरा आप करेंगे, तीसरा मैं इसका चौथा बताता हूँ। जो 5 सवाल हैं 2 मैं बता रहा हूँ, 3 आपको करने, जो नहीं आते मेरे से पूछ लें। चौथा सवाल है इसका, वो है y इज इक्वल ई एक्स यानी ई रेस टू एक्स ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x। ये हमारा फलन है x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने, सॉरी x सापेक्ष अवकलन करने में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट होगा e की पावर x। सेकंड का करते तो a तो गुणांक पड़ा ही, कोस का होता है माइनस है तो माइनस पहले लगा दूं मैं, और b पढ़ा ही है, साइन का होता है कोस x। ये तो गया फर्स्ट का पहला इंटू दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा यानी a cos x प्लस b sin x पढ़ा है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है क्या अवकलन। यहां से चाहो तो e की पावर x कॉमन ले सकते हो आप, और एज इट पढ़ा रहने दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए, यहाँ आप लिखना चाहे तो डी वाई बाई डी एक्स एक स्टेप और सोल्व कर सकते हो। मैंने बोला अभी आपको e की पावर x कॉमन आ सकता है, ये दोनों एजिट रहेंगी, ये दोनों एजिट रहेंगी, ये इन दोनों में से a कॉमन आएगा, तो a कॉमन आने पर ये हो गया cos x माइनस साइन x, इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर cos x प्लस साइन x। ओके, ये हमारा प्रथम अवकलज हो गया। इसको चाहो तो समीकरण संख्या 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं। फिर यहां लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर ये स्टूडेंट आया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पहला पढ़ा है, दूसरे का अवकलन करूंगा, ये तो गुणांक है पढ़ा रहेगा, कोस का माइनस साइन होगा और साइन का कोस हो गया। फिर यहाँ b तो गुणांक है अपनी जगह पढ़ा रहेगा, कोस का माइनस साइन होता है और साइन का कोस होता है। आप देखिए दूसरा इनटू पहले का अवकलन, पहला e की पावर x है, तो e की पावर x का तो
ए की पावर एक्स ही होता है। तो यहां पर सेम पड़ा रहेगा वापस। क्या आया यहां पर कि ए कोष्टक में, सॉरी ये तो बाहर आ गया, कोष्टक में cos x माइनस साइन एक्स प्लस बी पड़ा यहां पर। आगे थोड़ी जगह है, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, cos x और प्लस साइन एक्स। ये वाला पार्ट dy बाई dx के बराबर है, सेम टू सेम। ओके, मैं आगे यहां लिखने की कोशिश करता हूं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, यहां से माइनस कॉमन आएगा तो a साइन एक्स कोस एक्स, समझ रहे हो। और ये b बाहर पड़ा है तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको भी आप देखिए एक बार। cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ b का गुणांक में चला गया जो a के गुणांक में था, और ये प्लस का है जो a के गुणांक में चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर देखो a cos x b साइन x, यहाँ पर देखो a माइनस कॉमन आएगा दोनों में से, तो यहाँ पर a cos x और a साइन x, माइनस ये बाहर रख देंगे हम इसके, यहाँ से माइनस यहाँ बाहर ले आएंगे तो माइनस का a साइन x माइनस का a cos x, यहाँ पर माइनस का b साइन x और प्लस का b cos x, इसका वैल्यू भी हम रख सकते हैं। फर्स्ट टाइम a की वैल्यू रखता हूं मैं, आप चाहो तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, और आप चाहो तो एक साथ वैल्यू रख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जब मैं इसे खोलूंगा तो मेरे पास a और cos x कोष्टक में प्लस का बना लूंगा मैं, और यहाँ पर b साइन x इसको कोष्टक में प्लस का बना लूंगा मैं। तो पहले इसको यहाँ नीचे जगह है, एक स्टेप और लिख सकता हूँ मैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूं मैं, a की पावर x पढ़ा रहने दो, दिख रहा है, और ये आएगा माइनस a साइन x माइनस a cos x माइनस b साइन x प्लस b cos x, और ये समीकरण 2 से हो गया dy बाई dx। इसको चाहो तो समीकरण संख्या 3 डाल सकते हो। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले, a cos x b साइन x, a की पावर x इन दोनों के साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो ये पार्ट जो है वो बन गया हमारा y। फिर बचा क्या, जगह का मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं ना, लिख देता मैं यहाँ पर अभी, आप देखो फिर बच गया क्या हमारे पास में, e की पावर x तो बाहर है, और b cos x माइनस a साइन x, देखो हमारे पास कहां पड़ा, b cos x और माइनस a साइन x हमारा पद बन जाएगा। तो यहां पर हम जो a साइन x और b cos x है उसका मान भी उठाकर रख देंगे, और इस प्रकार हम ये सवाल इसे पूरा कर सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत हो तो मैं, आज का क्लास का टाइम पूरा हो गया तो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।